पाकिस्तान में एवरी फोर्थ गर्ल अगर वो अल्ट्रासाउंड कराएगी तो उसकी ओवरीज पॉलिसिस्टिक लुकिंग आएंगी, और उसका डेफिनेटली ये मतलब हरगिज नहीं है कि आपको पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम भी है। ओवरीज का पॉलिसिस्टिक लगना एक अलग बात है और उसके साथ सिम्टम्स होना एक और चीज है। कितने दिन जो आपके हैं पीरियड्स वो नॉर्मल फ्लो होना चाहिए? जब मरीज हमारे पास आईवीएफ के लिए आता है और हम उससे कहते हैं कि सुनो 10 किलो वजन कम करके आओ, तो वो आगे से कहती है कि मैंने इतने मोटे लोगों को देखा है, वो तो खुद से प्रेग्नेंट हो जाते हैं। इफ इट हैज हैपन, अगर ये हो गया है किसी के साथ, इसका ये मतलब नहीं है कि आप रेसिपी को बदल दीजिए। व्हाट नीड्स टू बी डन, हमारी डाइट में ऐसा क्या हो गया है कि नेचुरल कंसेप्शंस जो हैं वो कम होती जा रही हैं और हम आईवीएफ की तरफ जा रहे हैं? जब मैं आईवीएफ एक्सप्लेन करती हूँ तो मैं सबसे पहले उसके हस्बैंड को कहती हूँ एक्सपेक्ट मूड चेंजेस, गुड लक टू यू। ठीक है, ऑलराइट। पीरियड्स की बंद हो जाने के साल बाद अगर कोई ब्लीडिंग होती है तो उसमें एंडोमेट्रियल कैंसर को रूल आउट करना जरूरी होता है। टेस्ट ट्यूब बेबीज जो हैं जिन फीमेल्स में हो जाते हैं, इसकी क्या कोई स्पेसिफिक रीजन होती है? क्या वो सरवाइव करते हैं? कितने % चांसेस होते हैं सर्वाइवल के? टेस्ट ट्यूब की तो दुनिया का पहला बच्चा 1978 में पैदा हुआ था और तब से अब तक, अब इस बात को भी 47-48 इयर्स होने लगे हैं, तब से लेके अब तक इस मेथड की को एस्टैब्लिश होने में और इसके ऑथेंटिक होने में कोई शक नहीं है अब एट दिस पॉइंट इन टाइम। बेस्ट एज ऑफ फर्टिलिटी क्या होती है? दुखता हुआ सवाल है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं ज़ैनब गुंदल, मैं क्लिनिकल डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट और फूड टेक्नोलॉजिस्ट हूं। एक नया पॉडकास्ट जो है वो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन ये पॉडकास्ट बड़ा ही इंटरेस्टिंग है जिसमें मैं आपको इंट्रोडक्शन नहीं दे रही कि आज मेरे साथ कौन है, वो अपना इंट्रोडक्शन आपको खुद देंगी, लेकिन सिर्फ इतना बताती जाऊं कि इनकी जॉब इतनी टफ है कि इनको मैंने अपने पास बुलाया हुआ था और मेरे पास आने से पहले ये एक बेबी डिलीवर करके आ रही हैं। तो अब आप समझ ही गए होंगे ये कौन है। बाकी हम उनसे ही उनकी जुबानी सुनते हैं कि वो कौन है, क्या करती हैं, क्यों करती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू फॉर हैविंग मी ज़ैनब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सो मेरा नाम राबिया मुश्ताक है एंड आई एम वन ऑफ एन ऑब्स्टेट्रिशियन। सो मैं बेबीज कैच करती हूँ, यस। और उसके अलावा आई एम एन आईवीएफ एंड फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, एज वेल एज अ टीचर फॉर डॉक्टर्स एज वेल, क्योंकि मैं शालामार हॉस्पिटल की फैकल्टी का हिस्सा हूँ। माशाल्लाह। I would say that's great to have you here और मुझे उम्मीद है कि हम आपसे बहुत कुछ सीखेंगे आज। आपने आईवीएफ की बात की है तो मैं आईवीएफ से ही शुरू करूंगी, बाकी क्वेश्चंस मैं बाद में करूंगी, पहले यही करूंगी। हमारे या हमारी डाइट में ऐसा क्या हो गया है कि नेचुरल कंसेप्शंस जो हैं वो कम होती जा रही हैं और हम आईवीएफ की तरफ जा रहे हैं? हाँ, सो एक्चुअली अगर हम देखें ना, तो इवन अगर आप आईवीएफ की तरफ जा रहे हैं तो आपको उस नेचुरल डाइट पे वापस आना पड़ेगा, जिसकी वजह से शायद फर्टिलिटी में ऑलरेडी हिंड्रेंस मौजूद है। पहली बात, हम एज साउथ एशियंस हम लोग बहुत ज़्यादा प्रोन हैं टू हैव पॉलिसिस्टिक ओवरीज। हम में से जिस किसी की फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़ है ना, उसको अपने आप को आंखें बंद करके सोच लेना चाहिए कि देयर इज़ अ गुड चांस, बहुत ज़्यादा चांस इस बात का है कि मुझे पॉलिसिस्टिक ओवरीज भी हो सकता है। मैं वेट बढ़ाऊंगा तो मेरा चांस कि ये पॉलिसिस्टिक ओवरीज के सिम्टम्स जो हैं ये सामने नजर आने लग जाएं ज़्यादा हो जाएगा। वक्त गुजरने के साथ ज़िंदगी आसान हुई, जो कि बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उस तसाहुल के साथ शायद जो प्रॉब्लम आया है वो ये आया है कि हम लोगों का जो हम खाते हैं उसको हम एक्सर्ट नहीं कर पाते, उसको हम स्पेंड नहीं कर पाती बॉडी, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल सिडेंट्री हो गई है, आसान हो गई है। हम खा पी के बैठे रहते हैं। हमें अच्छी बात है कि मुझे या आपको किसी 2 मील चल के पानी नहीं लेने जाना पड़ता, सो इट्स अ ब्लेसिंग, लेकिन हमें 2 मील चलने की ज़रूरत शायद फिर भी मौजूद है जो कि हमने खत्म कर दिया। ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया हमारे साथ। इट्स अ ब्लेसिंग एंड कर्स इन डिस्गाइज, दोनों चीजें। सो उसका नतीजा ये निकला कि हमारी जो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन थी उसके साथ जब हमने खाने पीने की अमाउंट तो वैसे ही रखी, लेकिन अपना लाइफस्टाइल नहीं बदला, उसकी वजह से हम ओवरवेट होने लग गए। जब हम ओवरवेट हुए तो फर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स नजर आने लग गए एंड दैट्स व्हाई प्रॉब्ली अब फर्टिलिटी के इश्यूज ज़्यादा नज़र आते हैं। और जब मरीज़ हमारे पास आईवीएफ के लिए आता है और हम उससे कहते हैं कि सुनो 10 किलो वज़न कम करके आओ, तो वो आगे से कहती है कि मैंने इतने मोटे लोगों को देखा है, वो तो खुद से प्रेग्नेंट हो जाते हैं। बट इफ इट हैज हैपन, अगर ये हो गया है किसी के साथ, इसका ये मतलब नहीं है कि आप रेसिपी को बदल दीजिए। व्हाट नीड्स टू बी डन, तो इसकी बहुत शदीद ज़रूरत है कि हम अपने वेट पर, अपने लाइफस्टाइल पर तवज्जो दें फर्टिलिटी के इश्यूज को सॉल्व करने के लिए, ख्वाह वो नेचुरल प्रेगनेंसी हो
ख्वाह वो IVF हो। और बहुत सारे मरीज जब हम IVF के लिए प्रिपेयर करते हैं और वो बादल ना ख्वास्ता वजन कम करती हैं, वो नेचुरली प्रेग्नेंट हो जाती हैं। सो दैट्स द स्टोरी। IVF होता क्या है? ओके, सो IVF मुखफ़फ़ है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का। इसका मतलब ये है कि तमाम वो कंडीशंस जिनके अंदर एग और स्पर्म को आपस में मिलने में प्रॉब्लम हो, उनको हम ऐसे रिजॉल्व कर सकते हैं कि जो खातून के अंडे हैं उनको हम जिस्म से बाहर निकाल ले और स्पर्म्स को डायरेक्टली अंडर माइक्रोस्कोप उसके हस्बैंड के स्पर्म को उसके अंदर इंजेक्ट करके एक बेबी इनिशियल बनाकर यूट्रस में डाला जाए। ऐसे समझिए जैसे हम बीज से पौधे बनाते हैं वर्सेस हम पनीरी से पौधे बनाते हैं। तो ये पनीरी है एक तरह की जिसको यूट्रस में वापस डाला जाता है। सो दैट्स व्हाट IVF इज। पेनफुल है? मेरा ख्याल है इसकी जो इमोशनल पेन है, इस प्रोसेस की जो एंजाइटी है, वो बहुत ज्यादा है फिजिकल पेन की निस्बत। पेशेंट्स को डेली इंजेक्शंस के लिए आना पड़ता है, लेकिन वो डेली इंजेक्शंस आमतौर पर स्किन में लगते हैं। और जैसे एक डायबिटीज का मरीज खुद को इंजेक्शंस लगा लेता है, उसी तरह ये पेशेंट्स अपने आप को इंजेक्शंस लगा लेते हैं। लेकिन ये एक टफ जर्नी है जिसमें इमोशनल सपोर्ट की, हस्बैंड की सपोर्ट की, कपल की एक दूसरे का हाथ पकड़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सक्सेस रेट क्या है? ओके, एक एवरेज सक्सेस रेट जो हम कोट करते हैं वो 33% है। आई एम प्राउड टू से कि पिछले 3 सालों से माई ओन पर्सनल सक्सेस रेट, एंड आई मीन नॉट जस्ट प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव बट आफ्टर fetal cardiac activity positive, has been much over 50%. मैं अभी भी much over 50% कहते हुए अपनी फिगर को कट डाउन कर रही हूँ, बिकॉज यू नेवर नो। ऑफ कोर्स, बट स्टिल आई वुड से माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, क्योंकि बहुत सारे जो लोग होते हैं वो इस चीज़ को इतना गो थ्रू कर रहे होते हैं, अपनी लाइफ को लेके, अपनी चीज़ों को लेके इतना अटैच्ड होते हैं ना इमोशनली। सो आई थिंक दिस इज ग्रेट। आप बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, बहुत अच्छा किया आप इंग्लैंड से आ गई हैं। अब ये बताएं इंग्लैंड गई क्यों थी, वहां पे क्या सीखा और पाकिस्तान से क्या डिफरेंट था वहां पे काम करने में? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इंग्लैंड उस स्टेज पे गई जिस स्टेज पे डॉक्टर्स छोड़ के नहीं जाते, बिकॉज मेरी प्राइवेट प्रैक्टिस काफ़ी स्टैब्लिश थी, मैं FCPS की ट्रेनिंग कर चुकी थी। मेरे हस्बैंड ने सोचा पाकिस्तान जाने का और मुझे अच्छी बीवी बनने का शौक आया और मैंने सोचा कि मैं उनके साथ आई वांट टू गो विद हिम। और वहाँ रहकर बहुत सारा कुछ दोबारा से एक तरह से सीखना पड़ा। बहुत सारे उनके सिस्टम में एंटर होने में प्रॉब्लम्स आए, लेकिन वहाँ पर रह के मैंने अपनी एज अ कंसल्टेंट अपनी रजिस्ट्रेशन वहाँ पे कंप्लीट की। वहाँ पर IVF की ट्रेनिंग गाइज एंड सेंट थॉमस से की। सीखने को बहुत कुछ मिला, 2 पर्सपेक्टिव देखने को मिले, पाकिस्तान का, इंग्लैंड का। क्या बेसिक डिफरेंस है मुझे ये बताएं प्लीज। एज डॉक्टर्स डिफरेंस हमारे कम्युनिकेशन में है। पाकिस्तानी डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं स्किल वाइज, प्रैक्टिकली हमारा हाथ बहुत साफ है। प्रॉब्लम आता है जब आपने एक बहुत अच्छा काम किया लेकिन मरीज या उसके रिलेटिव्स को आप एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि यू हैव डन दिस गुड जॉब, तो उनको अंदाजा नहीं होता कि दिस हैज बीन डन। दूसरा एक और फर्क ट्रांसपेरेंसी का फर्क है। मेरा ख्याल है कि हमें बहुत ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, और खास तौर पर IVF की प्रैक्टिस में अपने मरीज के साथ ऑनेस्ट होना बहुत बहुत जरूरी है। एग है तो है, नहीं है तो नहीं है। अच्छा एम्ब्रियो बना है तो बना है, नहीं बना तो आप उसको ढकोसला मत दें। हाँ, आप उसको किसी फॉल्स होप में मत डालें। दैट्स इम्पोर्टेंट। यस, तो क्योंकि मुझे लगता है कि बेसिक प्रॉब्लम ही हमारे यहाँ ये है कि हम अगर किसी डॉक्टर को विजिट करते हैं ना, चलें गायनेकोलॉजिस्ट में ही मैं कहती हूँ, हम गायनेकोलॉजिस्ट को विजिट करते हैं, पहले तो पेशेंट जाके ही 100% अपनी प्रॉब्लम नहीं कन्वे कर रहा होता, और आगे से भी 100% उसको क्लैरिटी नहीं मिल रही होती। उसे कह दिया जाता है ये दवाई है, बस तुम ये खा लो, तुम ठीक हो जाओगे। अब वो दवाई किस चीज की है, क्या है, वो नहीं हमें पता। ट्रू, आप भी ये कर रही हैं। तो काउंसलिंग मेरी कोशिश ये होती है, मैं नहीं कह सकती कि मैं 100% कर रही हूँ। मेरी कोशिश होती है कि मेरा एक जो सवाल है ना, बड़ा पेट सवाल है मरीज से, एनीथिंग एल्स, और कोई बात, एनीथिंग एल्स, दे शुड फील कि मुझे मौका मिला कि मैं अपने तमाम सवालात पूछ सकूं। दूसरा मैं पेशेंट से कहती हूँ, जब मुझे लगता है कि हाँ कंसल्टेशन लंबी हो रही है, मैं उनसे कहती हूँ कि मैं आपको इनकरेज करूंगी कि इन सबको लिख ले, नेक्स्ट कंसल्टेशन से पहले राइट देम डाउन। टाइम इज मनी, ट्रू, मेरा भी आपका भी, बिल्कुल। सो राइट देम डाउन, मेक योर
अपनी कंसल्टेशन को इतना क्रिस्प रखिए, इवन एज अ पेशेंट बी सो फोकस्ड कि मैंने ये पूछना है, मैं जो 15 मिनट का पे कर रही हूँ मैंने उस 15 मिनट को प्रॉपरली अवेल करना है। तो उस सूरत उसका फायदा ये होगा कि आप अपने डॉक्टर से ये नहीं एक्सपेक्ट करेंगे कि वो आपको 45 मिनट्स दे, लेकिन आपने जो 45 मिनट्स की इंफॉर्मेशन जो है वो आप उस 15 में भी ले सकते हैं। मेरी तरह ना आप पेपर पे लिख के लेके जाया करें और जाके रख के पूछा करें, डॉक्टर साहब ये बताएं ये बताएं ये बताएं। यस, और जब कोई मरीज वो पेपर रखता है ना तो आप सोच लेते हो अच्छा ओके अ सीरियस वन इज प्रिपेयर्ड है। यस। अच्छा, मुझे ये लगता है कि इफ यू आर प्रिपेयर्ड व्हेन यू आर गोइंग टू अ डॉक्टर तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे मुझे ये लगता है कि हमारे यहाँ अनमैरिड बच्चियों को तो लेके जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता गायनेकोलॉजिस्ट के पास। अगर कोई आ जाती है तो उसको किस चीज की तैयारी करके आनी चाहिए, क्या क्या सवाल हैं जो उसको पूछने चाहिए, क्या होना चाहिए? एक तो ये कि एक स्टिग्मा समझा जाता है किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना। लेकिन एक बात ज़हन में रहे कि जब हम पैदा हुए हैं वी फीमेल्स 55% ऑफ द पॉपुलेशन, तो हमारे प्रॉब्लम्स आएंगे, कोई ना कोई प्रॉब्लम ऐसा आएगा, उस प्रॉब्लम से आंखें चुराने से शायद हम उसको ज्यादा खराब कर देंगे ऐसे ही रादर देन कि हम वक्त पर उसके लिए हेल्प सीख कर लें। मैं इस अपॉर्चुनिटी पे ये जरूर कहना चाहूंगी कि बहुत सारी जो कंसल्टेशंस होती हैं वो इस बात पे होती हैं डॉक्टर साहब लिकोरिया हो रहा है या डिस्चार्ज हो रहा है, सो हैविंग वाइट डिस्चार्ज का होना नॉर्मल है। मैं अपनी पेशेंट्स को एग्जांपल देती हूँ कि कुदरत ने हर वो जो सरफेस जो म्यूकोजल सरफेस कहते हैं, जैसे कि हमारे मुंह के अंदर की लाइनिंग है, उसको ड्राई नहीं रखा। इमेजिन करें कि हमारे इनसाइड ऑफ आवर माउथ ड्राई होता, हमारे मुंह के इनसाइड ड्राई होता तो कितनी मुश्किल हो जाती। सिमिलरली वजाइना एक म्यूकोजल सरफेस से कवर्ड एरिया है, तो वो ड्राई नहीं होगा, उसमें कुछ ना कुछ डिस्चार्ज होगा। प्रॉब्लम की बात सिर्फ उस सूरत में है या आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत तब है जब उसके साथ कोई फाउल स्मेल है या उसके साथ कोई इचिंग की शिकायत है, तब, वरना अंडे की सफेदी जैसा डिस्चार्ज इज कंसिडर्ड नॉर्मल। आप बहुत कंसर्न हो रहे हैं तो आप जरूर मेक श्योर कर लीजिए कि आपकी डाइट ठीक है, आप विटामिन डी कैल्शियम लेवल्स अपने विटामिन डी लेवल्स चेक कर लीजिए, कैल्शियम का इंटेक रखें, अपने आप को हेल्दी बनाइए, तो होपफुली आपको ये प्रॉब्लम्स कम महसूस होंगी। डॉक्टर साहब ये जो बात है कि लिकोरिया में हड्डियां भुर के आ रही होती हैं बाहर, ये सच है? मैं इसीलिए कह रही हूँ कि आपको अगर बहुत कंसर्न होता है तो अपना विटामिन डी चेक करा लीजिए, क्योंकि मेडिकल साइंस इस बात को नहीं मानती। हाउएवर इफ देयर इज विटामिन डी डेफिशिएंसी तब जरूर हड्डियां भुर रही हैं और उसको जरूर चेक कर लेना चाहिए। और वो कुछ और प्रॉब्लम है, वो ये प्रॉब्लम दैट्स नॉट दैट। यस। अच्छा, बहुत सारी लड़कियों को ये समझ ही नहीं आ रहा होता कि हमें क्या पीसीओएस है या नहीं है। क्या जनरल सिम्टम्स हम अपनी बॉडी में फील करें तो हमें किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। पाकिस्तान में एवरी 4th गर्ल अगर वो अल्ट्रासाउंड कराएगी तो उसकी ओवरीज पॉलीसिस्टिक लुकिंग आएंगी, और उसका डेफिनेटली ये मतलब हरगिज नहीं है कि आपको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम भी है। ओवरीज का पॉलीसिस्टिक लगना एक अलग बात है और उसके साथ सिम्टम्स होना एक और चीज है। और सिम्टम्स हो सकते हैं चेहरे पे मोटे बाल होना, एक्नी की ज्यादा शिकायत होना, स्किन का चिकना होना, एक्सेसिव वेट गेन होना, तो ये उसके सिम्टम्स हो सकते हैं। और सबसे बढ़कर पीरियड्स का इरेगुलर होना। बड़ी बार पॉलीसिस्टिक लुकिंग ओवरीज होती हैं, लड़कियां अपने वेट का ध्यान रख रही होती हैं तो उन्हें बाकी सिम्टम नहीं आते, और बाज़ जब वो वेट गेन करना शुरू करती हैं तो पीरियड्स भी इरेगुलर होना शुरू कर देते हैं और बाकी सिम्टम्स भी वर्सन हो जाते हैं। व्हाट इज अ रेगुलर पीरियड? ओके, ऑल राइट। सो एवरेज साइकिल तो हम कहते हैं कि 28 डेज का है। हाउएवर याद रखिए कि 21 दिन से लेके 35 दिन तक आने वाला साइकिल को हम नॉर्मल कंसिडर करते हैं। और जब मैं 21 से 35 दिन कह रही हूँ तो इसके अंदर मैं पीरियड्स के 7 दिन शामिल कर रही हूँ। अगर कोई पर्सन हाउएवर मेरे पास फर्टिलिटी के कंप्लेंट इनफर्टिलिटी के साथ आता है और वो कहता है कि मेरे पीरियड्स 21 दिन पे हैं, पहले 28 दिन पे थे, तो मेरे कान फिर भी खड़े हो जाने चाहिए कि ये चेंज इन द पीरियड, हॉर्मोन्स की क्या सिचुएशन है, बॉडी में कहीं ओवेरियन रिजर्व तो नहीं कम हो रहा जिसकी वजह से साइकिल शॉर्ट हो रही है। कितने दिन जो आपके हैं पीरियड्स वो नॉर्मल फ्लो होना चाहिए? ओके, ऑल राइट। एवरेज साइकिल 7 दिन तक लास्ट करता है। पाकिस्तानी खवातीन में आमतौर पर देखा गया है कि 3 days हैवी पीरियड्स और उसके बाद लाइट स्पॉटिंग, ब्लीडिंग एंड देन इट सेटल्स। तो एक साइकिल अगर शुरू से 3 days, मोर देन 3 days आ रहा है और 7 days के अंदर खत्म हो जाता है तो इट्स कंसिडर्ड नॉर्मल।
अगर जैसे बहुत सारी लड़कियों मुझसे भी बात कर रही होती हैं, इधर उधर मैं सुन भी रही होती हूँ कि जी मुझे तो सिर्फ 2 दिन पीरियड होते हैं, इज इट नॉर्मल? अगेन जैसे मैंने कहा कि वो 2 days बाज़ अवत खुल के फ्लो आता है, फॉलोड बाय स्पॉटिंग ब्लीडिंग, जो कि बाद में सेटल हो जाता है। ठीक है। ऑल राइट, अगर ये पैटर्न हमेशा से इसी तरह चला आ रहा है और इसका कोई ताल्लुक किसी हार्मोनल इम्बैलेंस के साथ नहीं है, तो इसके लिए किसी मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। मैं ना कहीं पे बैठी हुई थी कुछ दिन पहले, तो मेरे साथ 2 बच्चियां बैठी हुई थी साथ वाले टेबल पे, और वो बात यही कर रही थी, यार मैं क्या करूं, मुझे नहीं समझ आ रहा। आप खुश हो, आपको कम पैड्स यूज करना पड़ रहे हैं, आप खुश हो कि आपको यू वुड फील लेस मॉइस्ट एंड इट्स नॉट वो इजी। आगे से ये कह रही है, मेरी मम्मा कहती है तुम्हारी शादी के बाद तुम्हें बहुत मसाइल हो गए। दे वर डिस्कसिंग दैट एंड आई वाज लाइक यार इन बच्चियों को देखो इन्फॉर्मेशन ना माँ की तरफ से मिल रही है ना किसी डॉक्टर की तरफ से मिल रही है, तो ये क्या सीख करें और क्या करें। अच्छा, आपकी शादी है, आप सोच रहे हो कि अच्छा जी अब मैं शादी के प्रोसेस की तरफ जा रही हूँ, एंड देन यू आर प्लानिंग टू कंसीव एंड स्टफ, तो आपकी बॉडी को आपको कैसे तैयार करना चाहिए, क्या करना चाहिए अपने लिए? सो एडिक्वेट वेट, नॉट टू लेस और नॉट टू मच। सो बहुत कम वजन होना, बहुत ज्यादा वजन होना, दोनों सिचुएशंस अच्छी नहीं है। ठीक है, तो अपना BMI नॉर्मल रखें। हालांकि एज अ डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट यू वुड नो कि BMI बहुत अच्छा पैरामीटर नहीं समझा जाता। बहरहाल एक रफ पैरामीटर जो हमारे पास मौजूद है, और याद रखिए साउथ एशियंस के लिए इसकी वैल्यूज फर्क हैं जो कि कॉकेशियंस के लिए नॉर्मल समझा जाता है। तो मेरा आपका BMI 23 होना चाहिए, जबकि कॉकेशियंस को हम 25 कहते हैं। सिमिलरली उनका ओबीज 30 BMI से शुरू होता है, हमारा 28 से शुरू हो जाता है। हमारे यहाँ हाइट कम है, डाइट डिफरेंट है, लाइफस्टाइल डिफरेंट है, तो हम कैसे उसको सिमिलर कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, एब्सोल्युटली, वो फैक्टर्स भी मौजूद हैं और हमारी अपनी जेनेटिक्स भी मौजूद, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। हम लोग बहुत ज्यादा देखते हैं कि इतनी सारी जो है ना लोगों में समझे मिथ्स आ रही होती हैं गायनी को रिलेटेड, तो आपके पास पेशेंट्स आके क्या डिस्कशन करते हैं? मैं चाहूंगी आप खुद ही वो बताएं मिथ्स और खुद ही उनको डीबंक भी करें। ओके, 2 बातें। मेरा ख्याल है विद माय एक्सपीरियंस मैंने ये सीखा है कि हर लड़ाई लड़ने की नहीं होती। ट्रू, ठीक है। अगर मैं देयर वुड बी मिथ्स जो मैं जरूर ब्रेक करना चाहूंगी, बिकॉज उनकी वजह से हार्म हो रहा है या नुकसान हो रहा है। इसके बरक्स कुछ ऐसी मिथ्स होंगी जिनमें हार्म नहीं हो रहा और लोगों ने वो सोची हुई है। हाँ. और जब मैं उनको डीबंक करने की कोशिश करती हूँ तो लोग ये नहीं सोचते कि ये डॉक्टर ठीक बता रहे हो, सोचते इस डॉक्टर को भी नहीं आता, इस डॉक्टर को नहीं पता। True. क्योंकि वो हमारे इतनी ज्यादा हमारे अंदर बैठ चुकी हैं। मैं अपने स्टूडेंट्स को एक वाकया सुनाती होती हूँ कि एक डायबिटीज, किसी को डायबिटीज है और किसी ने कहा कि फलां जो बाबा जी हैं वो एक दरख्त का पत्ता देते हैं जो कि जूते में रखना होता है। और वो जूते में रख कर 2 मील वॉक करनी होती है तो शुगर ठीक हो जाती है। वाह, ठीक है। तो मैंने अपने स्टूडेंट से मैं पूछ रही थी, वुड यू वांट टू डीबंक दैट? एंड आई सेड, यू नो व्हाट, मैं इसको डिबंक नहीं करना चाहती। हाँ, लेट इट बी, लेट इट बी, एज लॉन्ग एज वो वॉक कर रहे हैं और डायबिटीज बेहतर हो रही है, तो मुझे क्या पड़ी है कि मैं उस पत्ते बेचारे के पीछे पड़ जाऊं। बिल्कुल, एज लॉन्ग एज इट्स वर्किंग, वो ठीक काम कर रही है, मुझे उसको साइंटिफिकली करेक्ट करने की जरूरत महसूस नहीं होती। ट्रू, ठीक, परफेक्ट एग्जांपल। सो सिमिलरली मैंने आपसे जैसे कहा कि लकोरिया की बात है कि हड्डियां भुरती हैं, मैं कहूंगी ओके लेट्स चेक योर विटामिन डी। ठीक, आई एम गेटिंग दैट रिजल्ट जिसकी मुझे जरूरत है। बिल्कुल। सिमिलरली आपने देखा होगा खवातीन आके कहती हैं कि डॉक्टर साहिबा हमने कॉपर टी नहीं रखवानी, हम रहम के मुंह पर टांका लग जाता है। मेडिकल साइंस में ऐसी कोई चीज नहीं जो टांका लग जाए। ऑल राइट, सो होता ही है कि जब वो क्लिनिक्स पे कॉपर टी रखी जाती है, उसका धागा लटक रहा होता है, पेशेंट सी इट एज टांका, बिकॉज दे डू नॉट नो कि वो जो मिथ्स उनके जहन में कॉपर टी के साथ एसोसिएटेड हैं, कि उनको लगता है कि कॉपर टी इज अ बैड थिंग, तो उसके साथ जब भी कुछ होने लगता है वो उसको कॉपर टी से एसोसिएट करते हैं। जब वो उनको लगता है कि ये टांका लगा हुआ है तो वो उसको उसके साथ एसोसिएट नहीं करते, और वही फैमिली प्लानिंग का मेथड उनके लिए एक्सेप्टेबल हो जाता है। ठीक है। अब इट इज अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, क्योंकि ये एक वो जगह है जहां पर पेशेंट शुड बी वेल इन्फॉर्म्ड कि उसने क्या कराया हुआ है। ट्रू।
all right, rather than, so I will never offer that tanka to any of my patients, ठीक है, but I have seen that happening and working for people, unfortunately, क्योंकि हमारे लोगों के जहन में चीजें इस तरह आ जाती हैं। लेकिन कॉपरेटिव में भी तो बहुत सारी फीमेल जो है वो बर्थ फिर भी दे रही होती हैं। So हर मेथड का फेलियर रेट है, हर नो मेथड इज 100%। सेफेस्ट क्या है? So जहन में जो रखने की बात है ना, देखिए हर रूह के आने का वक्त लिखा है खुदा ने, और आप जरूर इंतजाम कीजिए, आप जरूर उससे उसको प्रिकॉशन लीजिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने एक नॉलेज भी आपको दिया है टू डू दैट। और अगर उसके बाद भी किसी रूह के आने का वक्त लिखा है, देन उसको एक्सेप्ट कर ले। That is a beautiful message, I would say. अच्छा, आगे कई पेशेंट्स कह रही होती हैं, डॉक्टर साहिबा मेरी सास चाहती है कि जी मैं कंसेप्शन की तरफ जाऊं, मैं नहीं चाहती, तो इन सिचुएशंस में अब क्या गाइड करती हैं उनको कि क्या करो, कैसे अपनी हेल्थ को मैनेज करो? सो इसकी एक एग्जाम्पल तो ये है, जैसे आप कह रही हैं, और मैं उनसे कहती होती हूँ कि मेरा ख्याल है ये डिसीजन आप हस्बैंड एंड वाइफ के लेने का है। ट्रू। तो मैं चाहूंगी कि आप दोनों आके मिलके मेरे पास बैठे, आपकी फैमिली प्लान करना आप दोनों की का डिसीजन होना चाहिए। मैं आई अंडरस्टैंड हमारे बड़ों को एक लार्ज फैमिली देखना एटसेट्रा एटसेट्रा अच्छा लगता है, लेकिन हमें उसमें बहुत सारे फैक्टर्स भी सोचने चाहिए। इवन उन बड़ों का अपना लाइफ स्पैन, हाउ लॉन्ग, वो कितनी देर तक जिंदा हैं टू लुक एट दैट, और वो कितनी देर तक रहेंगे टू सी दैट, और इन बच्चों को जो फ्यूचर के प्रॉब्लम्स आने हैं वो केटर करने में हमारे पास हेल्प होगी कि नहीं होगी, इन बच्चों को संभालेगा कौन, क्या हम टेक केयर कर सकते हैं, और क्या हम उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से पूरी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। देखिए मैं एक जो बहुत सारे लोग एक आर्ग्यूमेंट देते हैं और वो ये कहते हैं कि अल्लाह ताला की जात है पालने वाली। देखिए अल्लाह ताला की जात तो पत्थर में कीड़े को भी पालती है, ठीक है, लेकिन एक आदमी को इंसान बनाने की जिम्मेदारी पेरेंट्स की है। वो जिम्मेदारी खुदा ने आपको वदियत की है, आप उससे नजरें नहीं चुरा सकते। तो आपका ये कह देना कि खुदा की जात पालती है, तो वो तो पाल देगी, लेकिन वो क्वालिटी जो बनाना है वो जिम्मेदारी आपको दी गई है। जानवर के भी जाते हैं, बिल्कुल एब्सोल्युटली, पल तो जानवर के भी जाते हैं, और अगर इंसान अपने बच्चे पे मेहनत नहीं करता तो फिर वो जानवर वाली ही बात है। ऐसे ही। सो आपको ये देखना है कि ये इतने बच्चे हैं जिनकी मैं एक क्वालिटी की परवरिश कर सकता हूँ। आई ऑलवेज से कि कुछ चीजें कभी कहते हैं ना कि आपको दानाई मोमिन की मता है, जहां से मिले ले लो। तो मुझे ऐसे लगता है कि कुछ चीजें हमें ज्यूस से सीखने की जरूरत है। हमें ये सीखने की जरूरत है कि वो कैसे अपने एंटीनेटल में कैसे केयर करते हैं। उनकी खवातीन मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व करती हैं, चेस खेलती हैं, वो चीजें ओके, उनका के IQ ऑफ द बेबी इज गोइंग टू बी इम्प्रूव, बच्चे का IQ बेहतर होगा। लेकिन डॉक्टर साहिबा हम तो अपनी जो कंसीव कर चुकी होती है औरत, उसको एक ही बात कर रहे हैं, बेटा ना हुआ तो फिर देखना, मैं तुम्हें घर से निकाल दूं, तो उसके बच्चे की हेल्थ क्या होगी? जब आप इतना स्ट्रेस और एंजाइटी देंगे, उसके एपिजेनेटिक्स इफेक्ट होंगे, वो जो आने वाली अगली नस्ल होगी वो स्ट्रेस्ड पैदा होगी, उसकी लाइफ आगे से फुल ऑफ स्ट्रेस होगी। सो और अब तो देखिए मैं सोचती हूँ वो जमाने गए जब आपको पता होता था ये बेटे हैं, ये हमें संभालेंगे। दैट टाइम इज गॉन। अब इस बात को एक्सेप्ट कर लीजिए कि ये बच्चे, ये अगली नस्ल, ये एक्चुअली हमारी इन्वेस्टमेंट नहीं, हमारी जिम्मेदारी है। हमारा काम है इनको पालना, बड़ा करना, वो जिम्मेदारी हमें दी गई है, और उसके बाद दे शुड गो जहां उन्हें जिंदगी की अपनी कोई चीजें मिले। ये एक मजीद सेक्रीफाइस है जो माँ बाप से एक्सपेक्ट किया जाता है। इंडिपेंडेंट जिंदगी गुजारिए, उनके मोहताज ना रहे। अब बात से बात निकली है तो मैं बाज़-औक़ात ओल्ड होम्स की पाकिस्तान की पिक्चर्स देखती हूँ और मुझे ऐसे लगता है हर कोई सैड बैठा है। इसके बरक्स जो मैंने इंग्लैंड के ओल्ड होम्स देखे हैं, वो वहाँ खुशी से कुछ जाते हैं, वो बस में भर के सैर करने जाते हैं, वो अपना कोई फ्लावर्स बना रहा है, कोई निटिंग कर रहा है, या कोई छोटे छोटे क्लब्स हैं, वो आपस में ज्यादा हैप्पी है। हमें क्यों ये लगता है कि हमने अपने घर के एक कमरे में वो जो अम्मा जी को बिठा दिया है, जो कमरे के दरवाजे से झांक झांक के देखती रहती हैं कि कब कोई मुझे मिलने आएगा। हम कोई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और वो जो दूसरे जिनके ओल्ड होम्स में चले गए हैं वो कोई बहुत बुरा काम कर रहे हैं। मैं तो आई वुड लव टू बी इन एन ओल्ड होम सीरियसली रादर देन बीइंग विद माय किड्स और डिपेंडेंट ऑन देम। कि मुझे ये लगता है कि वैसे तो अल्लाह ताला चलते फिरते ले जाए वाली बात है, उससे अच्छी बात ही कोई नहीं है, बट
मैं समझती हूँ कि मैं प्रेफर करूंगी कि मैं अपने एज ग्रुप के लोगों में एक एक्टिव जिंदगी गुजार रही हूँ, अंडरस्टैंडिंग लेवल हो जहाँ पे, हाँ, और मैं एक एक्टिव जिंदगी गुजार रही हूँ, बजाय इसके कि मैं इस बात पे रोती धोती रहूं कि मुझे कोई पूछ नहीं रहा, कि मुझे कोई पूछ नहीं रहा। अच्छा, एग फ्रीज कराना जो है ना बहुत कॉमन होता जा रहा है, डू यू थिंक इट्स सेफ कराना चाहिए? ओके, सो एग फ्रीजिंग एक मुश्किल डिसीजन इसलिए है कि जिस एज पे ये ज्यादा इफेक्टिव है उस एज पे हमने ये सोचा नहीं होता कि हमें जरूरत है। मैनी अ टाइम्स मेरे पास जो खवातीन आती हैं कि उनकी शादी नहीं हो सकी या नहीं हुई और वो एग फ्रीजिंग की ऑप्शन देख रही होती हैं, उनकी एज अक्सर 38 to 40 तक होती है। बाय दैट टाइम हमारे पास रिजर्व बहुत कम होता है, वैसे ही क्वालिटी पुअर हो चुकी होती है, रिजर्व कम होता है। और इस वक्त दुनिया में जो एक एवरेज है वो है कि 15 एग्स आर इक्वल टू 1 लाइव बर्थ। 15 एग्स के लिए मल्टीपल साइकिल्स चाहिए। एज 38 to 40 पे बाज़ हम मल्टीपल साइकिल्स में भी हमें ना मिल सके। तो इस के बरक्स अगर कोई कैंसर पेशेंट है तो उसको हम स्ट्रांगली इनकरेज करेंगे। अर्ली कैंसर्स जिनमें आपके पास आप 2 हफ्ते का वक्त, अगर आपका ऑन्कोलॉजिस्ट देता है कि 2 हफ्ते का गैप है, जाओ एग फ्रीज करा लो, और आप यंग हैं तो जरूर कराइए। सिमिलरली अगर एज ज्यादा है और आप एग फ्रीजिंग कराना चाह रहे हैं जरूर कराइए, लेकिन फैक्ट्स जान के कि इसके साथ सक्सेस रेट कितना है। ट्रू। बॉडी पे क्या कोई साइड इफेक्ट्स आते हैं इसके? जब मैं IVF एक्सप्लेन करती हूँ तो मैं सबसे पहले उसके हस्बैंड को कहती हूँ एक्सपेक्ट मूड चेंजेस, गुड लक टू यू। ठीक है, ऑलराइट। सो मूड चेंजेस आते हैं हार्मोन्स की वजह से, बाज लोगों के लिवर टेस्ट इफेक्ट होते हैं, और उसके अलावा मल्टीपल साइकिल्स करने से ऑफ कोर्स चेंजेस आते हैं। एक बात याद रहे, जब आप बहुत ज्यादा साइकिल कर लेते हैं वो आपका इवन ओवेरियन कैंसर का रिस्क बहरहाल बढ़ा देता है। सो इसको वे करना, एक बच्चे की ख्वाहिश में हम कभी हम इतने पागल हो जाते हैं कि हमारी हम जिंदगी जीना बंद कर देते हैं ये सोच के कि बस अगला IVF। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप फेलियर की वजह जानने की कोशिश करें। बाज़ वक़्त हमें वजह नहीं भी मिलती, बट जिंदगी जीना मत खत्म करें। हाय, ये तो बहुत ही बात ऐसी है कि वाकई लोग अपना आप तबाह कर लेते हैं और बच्चे की ख्वाहिश में उस बच्चे को दुनिया में लाने का क्या फायदा जिसके लिए आप ही प्रेजेंट नहीं होंगे। अच्छा, एक्सट्रैक्टमी जो है वो बहुत हम देख रहे हैं कि कॉमन होता जा रहा है, इसके क्या रीजंस हैं? पहले तो ये बता दें एक्सट्रैक्टमी होता क्या है लोगों को? सो हिस्टेरेक्टमी इज बेसिकली रिमूवल ऑफ यूट्रस, कि हम यूट्रस को निकाल दें किसी मुख्तलिफ वजूहात की बिना से। तो कभी कभी मैं कहती होती हूँ कि मैंने आज तक किसी आदमी को इतना कंफर्टेबल नहीं देखा कि उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को रिमूव कर दिया जाए, जितनी खवातीन बड़ी कंफर्टेबल हैं कि उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बस रिमूव कर दिए जाएं, और कभी ज़रूरत के साथ और कभी बिला ज़रूरत भी। अच्छा, लोग तब भी करा रहे हो? बिला ज़रूरत का मतलब है कि बाज़ दूसरे हल मौजूद होते हैं। मसलन मायरिना कॉइल हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के लिए एक अच्छा ट्रीटमेंट अवेलेबल है, लेकिन हमारी सोसाइटी में ये भी अगेन एक मिथ है। कॉइल्स का खौफ इस कदर ज्यादा है कि लोग एक मेजर सर्जिकल प्रोसीजर कराने पे तैयार हैं, लेकिन एक कॉइल को चांस देने पे तैयार नहीं है। उसका प्रॉब्लम ये है ना कि हम किसी डॉक्टर से डिस्कस नहीं कर रहे, हम ज़ैनब से या नसरीन से या शाइस्ता से बात करें, डॉक्टर से बात नहीं करें। और अगेन दूसरी बात यह कि अगर आपका डॉक्टर आपसे कहता भी है तो आप इसको ऐसे बात करते हैं कि मेरी भाभी को ये हुआ, मेरी बहन को ये हुआ, फलाने को ये हुआ। इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस जो साइंटिफिक डेटा है उसको निगेट नहीं कर सकते, और जरूरी नहीं जो उनके साथ हुआ वो आपके साथ भी हो। तो इसके बाद एक्सट्रैक्टमी आपने करा ली, उसके बाद आपकी बॉडी क्या सफर करती है ये बताएं, ताकि लोग इससे डरें, ऑफ करें। लिटरली आई वांट कि आप डरो यार कि आप क्या कर रहे हो अपने साथ। कुछ केसेस अलबत्ता ऐसे हैं जहां जरूरत होती है हिस्टेरेक्टमी की, मसलन एंडोमेट्रियल कैंसर, पीरियड्स की बंद हो जाने के साल बाद अगर कोई ब्लीडिंग होती है तो उसमें एंडोमेट्रियल कैंसर को रूल आउट करना जरूरी होता है। और अगर आपकी एज ओवर मेनोपॉज है, और अगर ऐसी सूरत है उसको अर्ली पिक किया जा सकता है, यूट्रस का रिमूव करना बहुत जरूरी है। कुछ एक कंडीशंस फर्टिलिटी के साथ ऐसी हैं, मसलन एडिनोमायोसिस बहुत सारी दवाइयों के साथ सॉल्व नहीं हो पाता। वो ब्लीडिंग जो फाइब्रॉइड्स की वजह से हो, आपकी फैमिली कंप्लीट हो, उसमें हमें जरूरत है हिस्टेरेक्टमी की।
सेइंग दैट अगर यूट्रस का साइज नॉर्मल है, आपने मायरीना अटेम्प्ट नहीं की है, और आपकी एज अंडर 40 है या इवन अंडर 45 है, आई वुड सजेस्ट, तो ज़रूरी नहीं है कि हिस्टेरेक्टमी आपके लिए है। इसके साथ बाद में लेटर ऑन मसाने के मसाइल, यूट्रस पेशाब करने की तब्दीलियाँ, दे आर देयर, पेल्विक फ्लोर वीक हो जाता है, बाज़ लोगों को सेक्सुअल डिस्फंक्शन की भी शिकायत हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि सबको हो। बट अगेन किसी चीज़ के इफेक्ट्स और साइड इफेक्ट्स, जिंदगी में कोई चीज़ साइड इफेक्ट से खाली नहीं है। आपको देखना है कि मुझे इस प्रोसेस का फायदा कितना है और इसका नुकसान कितना है। क्या इसका नुकसान मेरे लिए काबिल बर्दाश्त है कि मेरे लिए इसका फायदा बहुत ज्यादा है। ये तो जिंदगी के मेडिसिन के अलावा भी हर डिसीजन में वी हैव टू थिंक दिस वे। इसीलिए जब लोग मुझसे पूछते हैं कि इसको क्या इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, तो या इसके कोई साइड इफेक्ट्स हैं, तो मैं उनसे कहती हूँ देखो बेटे, सड़क क्रॉस करने की भी साइड इफेक्ट है। अगर कोई मुझसे ये कहे कि मैं सड़क क्रॉस करूंगा और मैं 100% गारंटी दूं आप सड़क के दूसरी तरफ पहुंचेंगे, कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, तो मैं आपको वो गारंटी भी नहीं दे सकती। तो एवरीथिंग इन लाइफ, हर मूवमेंट, हर मोशन अपने रिस्क के साथ आती है, और हमारा काम है कि हम उन रिस्क और बेनिफिट्स को वे करके देखें। ट्रू। बेस्ट एज ऑफ फर्टिलिटी क्या होती है? ओके, दुखता हुआ सवाल है इसलिए कि दुनिया भर में लोगों ने शादियां पोस्टपोन करनी शुरू कर दी हैं, और हमारी वक्त गुजरने के साथ साथ क्योंकि हम कैरियर्स बना रहे होते हैं, लड़कों को के बारे में सोचा जाता है कि इंडिपेंडेंट हो जाए, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो हमने उसको पोस्टपोन कर दिया है। और अब ये ज़्यादा कॉमन है कि आपको कोई 30s में शादी मिले रादर देन के 20s में आपको किसी की, अर्ली 20s में आपको पता चले कि किसी की शादी। ऐसे ही है। बहुत सारी खवातीन मेरी इस बात से नाराज भी होंगी कि मैं अर्ली मैरिजेस की बात कर रही हूँ, बट बाय अर्ली मेरा मतलब टीन मैरिजेस हरगिज नहीं है। मेरा ये मतलब है कि जो रिप्रोडक्टिव विंडो खुदा ने दी है, जो कि बेस्ट विंडो इज बिटवीन 20 to 30, दैट शुड बी अवेल्ड। बात यह है कि हमने वेस्ट को फॉलो करते हुए अपनी शादी की एज तो हम 30 पे ले गए, लेकिन हम ये भूल गए कि उनकी सेक्सुअल एक्टिविटी की एज फिर भी 16 से 17 है। yes. तो आप अपनी यूथ को क्या कह रहे हैं, बंद के बैठ जाओ, कुछ मत करो, अपनी लिबिडो को भूल जाओ, ताले लगा दो इसके ऊपर, और शादी तुम्हारी 30 में ही होगी। यू कैन नॉट हैव, पर नेचर ने भी तो आखिर एक मैकेनिज्म रखा है ना, नेचर ने वो मैकेनिज्म अर्ली रखा है, यानी कि लेट टीन्स से रखा है, तो हम उसकी उस गुड लिबिडो वाली एज का आधा वक्त जाया करके उससे कहते हैं अब सोसाइटी जो है ना वो शादियां 30 पे बिलीव करती है। फिर आप कहते हैं कि सोसाइटी में फलां फलां कबाहतें ज्यादा हो गई, प्री मैरिटल सेक्स ज्यादा हो गई, फलाना ज्यादा हो गया। तो आप आसानियां करें ना, आप आसान कर दें, आप स्टूडेंट्स की शादियां आसान कर दें। व्हाट इज रॉन्ग विद इट के एक लड़के और लड़की की शादी हो और वो यूनिवर्सिटी या कॉलेज जाए, कैन यूज कॉन्ट्रासेप्शन, या अगर बच्चे पैदा करते हैं क्या फायदा इस फैमिली सिस्टम का अगर हम उसे सपोर्ट नहीं कर सकते। ट्रू, वेरी ट्रू। सो हलाल रास्तों की गुंजाइश बनाएं। They can grow together, अपनी लाइफ साथ बना सकते हैं। और जो मजा ग्रोइंग टुगेदर में है, मेरा नहीं ख्याल कि वो एक एस्टैब्लिश्ड उसमें है कि असल मुझे लगता है शायद हम अपने इर्द गिर्द नेगेटिविटी इतनी देखते हैं कि हम पॉजिटिव चीजों की तरफ जा ही नहीं पाते, नेगेटिव्स में ही रह जाते हैं। दैट टू ऐसा है। हाँ। अच्छा, टेस्ट ट्यूब बेबीज जो हैं जिन फीमेल्स में हो जाते हैं, इसकी क्या कोई स्पेसिफिक रीजन होती है? क्या वो सरवाइव करते हैं? कितने % चांसेस होते हैं सर्वाइवल के? ओके, सो देयर आर 2 थिंग्स जो मैं आपके क्वेश्चन से डिफरेंशिएट करना चाहूंगी। एक तो जो टेस्ट ट्यूब पाकिस्तान में जिसको कहा जाता है वो IVF से होने वाली प्रेगनेंसीज को टेस्ट ट्यूब बेबीज कहा जाता है, और दूसरा कि ट्यूब में प्रेगनेंसी हो जाए, दैट्स अनदर थिंग जिसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। ठीक, अगर एक प्रेगनेंसी ट्यूब में ठहरी है और एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, तो एक माँ शायद उसको ग्रीव तो करेगी, उसको लगेगा कि ये उसका एक बच्चा जो है वो जाया हो रहा है। हाउएवर वो उसकी जान को खतरे में डाल रहा है, और उसका रिमूवल ख्वाह मेडिकली हो ख्वाह सर्जिकली हो, वही उसका एक वाहिद हल है। ठीक है। और दूसरा रहा बात IVF, ट्यूब्स वाले जो है वो सरवाइव करते हैं बच्चे या करने ही नहीं देते?
लाइक अगर सो ट्यूब रप्चर कर जाएगी. ओके. अगर क्योंकि ट्यूब एक थिन स्ट्रक्चर है, यूट्रस एक थिक स्ट्रक्चर है, लाइनिंग में डिफरेंस है. तो जो ट्यूब्स हैं अगर किसी की दोनों ही वेस्ट हो जाती हैं, स्टिल क्या कोई कंसीव कर पाता है? IVF इज अ वेरी ब्यूटीफुल वे फॉर सच पीपल, और उनका सक्सेस रेट आम तौर पर बाकी लोगों से निस्बतन ज्यादा होता है एज कंपेयर जब बायलैटरल ट्यूबल ब्लॉकेज हो. सही है. अब टेस्ट ट्यूब का बता दें. और रही बात टेस्ट ट्यूब की, तो दुनिया का पहला बच्चा 1978 में पैदा हुआ था, और तब से अब तक, अब इस बात को भी 47-48 ईयर्स होने लगे हैं. सो तब से लेके अब तक इस मेथड की को इस्टेब्लिश होने में और इसके ऑथेंटिक होने में कोई शक नहीं है अब एट दिस पॉइंट इन टाइम. और सर्वाइवल वक्त के साथ बहुत बढ़ गया है. प्रेगनेंसी रेट्स बेहतर हो गए हैं, फ्रीजिंग टेक्निक्स बेहतर हो गई हैं, माइक्रोस्कोप्स वक्त के साथ बेहतर हो गई हैं. जो टाइम शायद हमसे पहले पॉइनियर्स ने गुजारा, उन्होंने बहुत मुश्किल वक्त देखा. मैं एक IVF स्पेशलिस्ट हूँ एक बेहतर टाइम में, जहाँ पर बहुत सारी आसानियाँ मौजूद हैं, जहाँ पर सर्वाइवल बहुत बेहतर है. और अगेन मैं समझती हूँ कि देने वाली ज़ात खुदा की है और हम एक वसीला हैं. बिल्कुल. मुझे कभी कोई पूछता है क्या मुझे ये ठीक लगता है IVF करना, तो उसका जवाब मैं ही देती हूँ कि इंसान पैदा हुआ, 2 टांगें दी खुदा ने, लेकिन साथ वो साइकिल भी चला सकता है. ट्रू. टू गेट टू पॉइंट A टू पॉइंट B जल्दी पहुंचने के लिए. सिमिलरली इंसान को कुदरत ने नेचुरल कंसेप्शन के लिए तरीके दिए. अलबत्ता पॉइंट A से पॉइंट B पहुंचने के लिए IVF भी इस्तेमाल हो सकता है. बिल्कुल. जो कि अल्लाह ताला ही की अता की हुई नॉलेज की एक एप्लीकेशन है. बिल्कुल ऐसे ही है. डिफरेंट लाइफ्स में आप देखें, एक जगह पे कई लोग हैं जो IVF से बच्चे कर रहे हैं, कहीं पे बर्थ कंट्रोल का वो मसला चल रहा है कि हम कौन सी पिल्स लें, क्या करें, पिल्स लें. अच्छा, आपने मुझे बताया नहीं कि सबसे सेफेस्ट कौन सा है. क्या बर्थ कंट्रोल, किस चीज को हम पिल्स यूज करें, कॉपर्टी करें, क्या करें? देखें, ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन. हम इसे कहते हैं कि इट्स अ कैफेटेरिया शॉपिंग. कि उसमें एक गुंजाइश मौजूद है बहुत सारी चीज़ों की. हम शॉर्ट टर्म देख रहे हैं या लॉन्ग टर्म देख रहे हैं. हमारे ऑलरेडी बच्चे मौजूद हैं, हमें क्या लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्शन चाहिए या परमानेंट चाहिए? कंप्लीट कर ली. हाँ, अब क्या करें? अगर किसी ने फैमिली कंप्लीट कर ली तो उसके पास लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन प्रॉब्ली बेस्ट हैं. इवन बाजुकात कंप्लीटली बच्चे बंद कराने से भी बेहतर है उसका, क्योंकि उसका फेलियर रेट कम है. इन मेथड्स में आता है जैसे कि मायरिना कॉइल है या कॉपर टी रखवाना है. इसी तरह बाजू में रखने वाला इंजेक्शन जो इम्प्लानॉन या जेडेल के नाम से आते हैं वो रखवाए जा सकते हैं. सो इसी तरह डेपो इंजेक्शन लगवाया जा सकता है. सो देयर आर मल्टीपल मेथड्स अवेलेबल जो कि डिसाइड होने चाहिए एक खातून से मिलने के बाद, उसके रिस्क फैक्टर्स को असेस करने के बाद, रादर देन कि मेरी बहन ये कर रही है और मेरी भाभी ये कर रही है, सो आई वांट टू ट्राई दैट. हम ये बात क्यों नहीं करते कि उसके हस्बैंड ने अपना ट्रीटमेंट करा लिया है तो ताकि मेरी वाइफ को इश्यूज ना हो? हम ये अपनी भाभियों को और उनको क्यों नहीं जाके बताते? अगेन, विजेक्टमी इज अ वेरी गुड मेथड, लेकिन विजेक्टमी के साथ भी बहुत सारी मिथ्स अटैच्ड हैं. लोगों का ये ख्याल है कि शायद सेक्सुअल परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ता है, और आदमी बड़े प्रोटेक्टिव और पोजेसिव है अबाउट देयर फर्टिलिटी जब उनकी फैमिलीज कंप्लीट हो चुकी हैं तब भी. और जैसे मैंने आपसे कहा कि आदमी वो चीज़ें सोच भी नहीं सकते जो औरतें आके कह देती हैं, निकाल दो ओवरीज, निकाल दो यूट्रस. So we seem to have a very liberal and casual attitude about our reproductive organs. बाकी हर चीज में हमने औरत को जो है ना वो साइड पे रखा हुआ है और इसमें हमने सबसे आगे रखा हुआ है उसको. ऐसा क्यों है? आप बताएं मुझे आज. मेरा ख्याल है ये भी बहुत सारा बदल रहा है. पढ़े लिखे घरानों में ये भी चीज बदल रही है, और इसमें औरत का अपना कसूर है जिसने who has put herself in that position जहाँ उसका ख्याल है कि उसकी अपनी कोई वॉइस नहीं है और उसकी अपनी कोई सोच नहीं हो सकती. ऐसे ही. अच्छा, बीइंग अ गायनेकोलॉजिस्ट, बीइंग एन IVF एक्सपर्ट, एक बच्ची की बात में करें, वो पैदा हुई है, पैदा होते से लेके मरने तक, जितनी भी उसकी एज है, आइदर इट्स 60, आइदर इट्स 40, उसको अपनी हेल्थ का क्या ख्याल रखना चाहिए? उसको अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के लिए क्या करना चाहिए? क्या ऐसे हेल्दी चीजें हैं जो वो इनकॉर्पोरेट कर सकती है अपनी लाइफ में? ये इस सवाल का जवाब आप मुझसे ज्यादा बेहतर दे सकती हैं, बिकॉज इट इज
ये सारे का सारा इज अबाउट लाइफस्टाइल। यस, आपके खाने कैसे हैं, आप क्या खा रहे हैं, आपकी एक्टिविटी का लेवल क्या है, इट हैज़ टू बी हेल्दी। आपकी इवन मैं समझती हूँ ख़ास तौर पर लड़कियों के लिए उनकी इमोशनल हेल्थ, उनकी साइकोलॉजिकल हेल्थ, फीलिंग ऑफ प्रोटेक्शन। पाकिस्तान में एक लड़की को इतना सेफ फील करना चाहिए कि वो सड़क पर चलते हुए पीछे मुड़ के ना देखे कि मेरे पीछे कौन आ रहा है और मुझे कोई हाथ तो नहीं लगा जाएगा, ये मेरा शायद कोई आप आज पर्स से तो नहीं 100 पकड़ साल लेगा। बाद की बातें कर रही हैं, तो छोड़ देते हैं उनको। हम अभी की करते हैं। अच्छा, क्या स्ट्रेस लेवल्स जो हैं, जैसे हमने कहा कि जो हार्मोनल इम्बैलेंसेस जो हैं, क्या वो आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हार्म करते हैं, खराब बहुत करते हैं? ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। और कभी कभी स्ट्रेस समझाने के लिए मैं अपने पेशेंट्स को एग्जांपल देती हूँ कि दुनिया के जो एवरेज चिड़ियाघर होते हैं उनमें फीकॉन्डिटी बहुत कम होती है, यानी कि बच्चे बहुत कम पैदा होते हैं, एज कम्पेयर टू जो दुनिया के अच्छे चिड़ियाघर हों या वाइल्ड में जो जानवर रह रहे हों, उनमें अफजाइश का रेट ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि कुदरत की नज़र में रिप्रोडक्शन एक लग्जरी फंक्शन है। जब आप की जिंदगी में खौफ है, स्ट्रेस है, तो आप फियर, फाइट और फ्लाइट के मोड में रहते हैं एवरी टाइम। जिंदगी सर्वाइवल पे बनी होती है और कुदरत इसको ये देखती है कि दिस पर्सन इज नॉट रेडी, ये बंदा एक और जान का ख्याल रखने के लिए रेडी नहीं है। इसकी एक एविडेंस ये है। सो एक्चुअली मैं अपने पेशेंट्स को बाज़-औक़ात ये बात इस तरह समझाती हूँ कि स्ट्रेस कितना इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि जैसे हम शादी हो किसी की या एग्जाम हो तो पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। जो हमारा सेंट्रल सिस्टम है रिप्रोडक्टिव जिसको ऑर्डर करना होता है वो शट डाउन कर जाता है फॉर द टाइम बीइंग। इसी तरह अगर आप स्ट्रेस में रहते हैं तो वो सिस्टम प्रॉपरली काम नहीं करता। ट्रू। तो ये हार्मोन्स जो हैं ये बहुत रिदम मांगते हैं, ये सोने जागने का टाइम ठीक मांगते हैं जो हम नहीं दे पाते। कभी कभी मुझे लगता है कि एक जुमला ना मेरे जुबान पे ऐसे चढ़ा है, चीनी चावल आलू मीठा बंद, ठीक है, बर्गर बोतलें, फास्ट फूड बंद, जिंदगी आसान। तो मैंने एक इंग्लिश की एक सेइंग है, ईट व्हाट योर ग्रैंडमा ईट्स। यस। सो हमें उस हेल्दी लाइफस्टाइल पे वापस जाने की जरूरत है जो मेरी ग्रैंडमा खाती है ना, ट्रस्ट मी, अगर मैं खाऊंगी तो मैं यहाँ पे होंगी। शी इज माशाल्लाह, शी दूध पीना, फ्रूट्स खाना, वेजिटेबल्स खाना, रोटी दिन में इतनी बार, लाइक दादो माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, नॉकवुड भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन स्टिल यस, वो खाएं जो वो खा रही है। शी इज नॉट हैविंग पिज्जा बर्गर्स, शी इज नॉट हैविंग सॉफ्ट ड्रिंक्स, चॉकलेट्स, केक्स, वो नहीं खा रही वो, तो हमें अच्छा खाना चाहिए। हमने बहुत ज्यादा रिफाइंड शुगर्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा कर दिया है। भाई कैफेज ना चलाएं हम, जो इतने खुल गए हैं, उनका बिजनेस खराब हो जाएगा ना। वी हैव टू टेक केयर ऑफ देम। वेल सेइंग दैट ऑर्गेनिक का बिजनेस भी चल सकता है, कोशिश करके देखें। ऑर्गेनिक इज डूइंग रियली ग्रेट। हमारा जो स्पॉन्सर है इस पॉडकास्ट का वो था नेचुरल्स ही है, जो कि एक ग्रोइंग ब्रांड है और बड़ा अच्छा कर रहा है, जिसके देसी घी की, शहद की अगर मैं बात करूं तो अमेजिंग है। मैं खुद यूज करती हूँ, which is good। और अगेन ये ऑर्गेनिक चीजें प्रॉब्ली इनको वापस लाने की बहुत शदीद जरूरत है। आप ये देखें ना, एग्जाम्पल के तौर पे एक औरत है जिसका हम कह रहे हैं कि जी रिप्रोडक्टिव सिस्टम खराब है, एक का ठीक है। मुझे लगता है खराब वाली को अगर हम देसी घी ही खिलाना शुरू कर देंगे ना और एक्टिव करेंगे उसके लाइफस्टाइल को विद ऑफ कोर्स डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन, हम उसको विद इन अ ईयर बहुत हद तक सॉर्ट आउट कर चुके होंगे, ठीक कर चुके होंगे। ट्रू। और इसमें बहुत सारा जो हाथ है, क्योंकि हर इंडस्ट्री के पास फंड्स मौजूद हैं प्रोपेगेंडा के भी, ठीक है, अच्छी बात फैलाने के भी, बुरी बात फैलाने के भी। और ऑयल इंडस्ट्री ने देसी घी के खिलाफ इस कदर काम किया 20 साल, ऐसे ही है कि उसके नतीजे में हम ऑयल्स पे आ गए और हमारा ख्याल था कि हम बड़े मॉडर्न हो गए। बिल्कुल। तो हमें काफी सारा कुछ वापस जाने की भी जरूरत है। बिल्कुल। एक एक भैंस घर पे खुद रख ले, खुद दूध ले, दही बनाए, उसका मक्खन बनाए, देसी घी, और जिंदगी एंजॉय करे। अच्छा डॉक्टर साहिबा, ये सारी चीजें हम छोड़ते हैं। मुझे ये बताएं, आपने इंग्लैंड में तकरीबन 11 साल काम किया, आपने पाकिस्तान में भी अच्छा खासा काम किया। पाकिस्तान की औरतों में और इंग्लैंड की औरतों में सेहत में क्या फर्क है? मेरा ख्याल है वो बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस होती हैं। उनको बहुत अंदाजा है कि उनके व्हाट इज क्रॉसिंग देयर लिप्स, कि उनके मुंह में क्या जा रहा है, क्या ये चीज मुझे खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए। उनकी डाइट में सैलेड्स बहुत ज्यादा है। ज्यादातर लोग
दोपहर में सिर्फ सैलड्स लेते हैं और हेल्दी ईटिंग हैबिट्स बहुत ज़्यादा हैं, वॉक की हैबिट बहुत ज़्यादा है। वहाँ पर सड़क पे वॉक करता हुआ किसी का दिखाई देना एक मायूब बात नहीं है। अगर मैं यहाँ सड़क पे वॉक कर रही हूँ तो कोई जानने वाले कि अगर डॉक्टर साहब आज गड्डी नहीं थी। सो ये बहुत बड़ा वॉक का टाइम नहीं है। सबसे अच्छी बात जो मुझे वेस्ट की लगती है ना, आप सुबह 6 बजे से लेके रात 12-1 बजे तक कभी भी वॉक करो, कोई बंदा आपको पूछता नहीं है। पाकिस्तान में आप दोपहर को 4 बजे वॉक कर रहे हो, एवरीबडी विल बी लाइक ये कौन सा टाइम है वॉक करने का। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे। तो उनकी नजर में टाइम इज मनी, उनको जहां वक्त मिलता है वो उसको यूटिलाइज करते हैं। और फिर मैं वही बात करूंगी, बात ये नहीं है कि आप वेस्ट को कॉपी करें, बात ये है कि दानाई अगर मोमिन की मता है, अच्छी बात जहां से मिले उसको ले लो, उसको मत ये सोचो कि वो कहाँ से आ रही। बिल्कुल। अच्छा, ये तो बेसिक डिफरेंस आ गया जी खाने में। अपने टेक केयर में वो ऐसा क्या डिफरेंस कर रही होती हैं? आपने वहां पे भी ऑफ कोर्स डिलीवर किए होंगे सब कुछ, क्या डिफरेंसेस? वो बहुत इंडिपेंडेंट है अपनी सोच में, वो किसी पे ज्यादातर खवातीन डिपेंड नहीं करती। बहुत सारे डिसीजन कपल्स लेते हैं। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। अगर मैं किसी से कॉलीग को कहीं इनवाइट करूँ तो वो मुझे कहेगा कि आई लास्ट माई वाइफ, या शी विल से आई लास्ट माई हस्बैंड। पाकिस्तान में हम अगर किससे कहें कि आई इनवाइट यू, तो आपको ये तो पता कह सकता है कोई कि मैं अपने मियाँ से पूछ के बताऊंगी, पर ये कोई नहीं कह सकता कि मैं अपनी बीवी से पूछ के बताऊंगा। सो डिसीजन इकट्ठे लेने का बहुत ज्यादा रिवाज है। अपनी सोच की इंडिपेंडेंस, उसको वैल्यू देने का बहुत ज्यादा रिवाज है, उसमें हर्ज नहीं समझा जाता। उसके अलावा अगेन मैं समझती हूँ एंटीनेटल वो अपने आप को बहुत प्रिपेयर करते हैं, मेक श्योर करते हैं कि उनको चाइल्ड बर्थ, लेबर, पेन रिलीफ, इस सब के बारे में इंफॉर्मेशन पहले से मौजूद हो, रादर देन कि सडनली आप लेबर में गए और आपको अंदाजा हुआ कि ओ माय गॉड ये मेरे साथ क्या हुआ, आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड, मैं इसके लिए तैयार नहीं थी। अच्छा, वहाँ पे ज्यादा नॉर्मल डिलीवरीज हैं या वहाँ पे भी ऑपरेट का ही है? सो एक्चुअली रेट सिजेरियन सेक्शन का वहाँ भी अब रिलेटिवली ज्यादा हो गया, लेकिन इतना ज्यादा बहरहाल नहीं है जितना पाकिस्तान के शहरी इलाकों में कम से कम दिखाई दे रहा है। सो अगेन बर्थ के लिए प्रिपेयर करना, अननेसेसरीली इंटरवीन ना करना, ये वो चीज़ें हैं जो नेचुरल बर्थ को प्रमोट करती हैं। और अगर मेरा कोई पेशेंट आके मुझे कहता है कि मैंने बाय चॉइस सिजेरियन सेक्शन कराना है, मैं उनकी चॉइस को ज़रूर रिस्पेक्ट करूँगी, लेकिन ये बात जहन में रहे कि इस चॉइस के साथ फैमिली साइज़ को रिड्यूस रखना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं हो सकता कि बच्चे तो मैंने 6 पैदा करने हैं लेकिन करने मैंने सिजेरियन से, क्योंकि एक 5 बच्चों की माँ को छठी डिलीवरी पे कुछ हो जाए, क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस हर सिजेरियन के साथ बढ़ जाती है, तो वो 5 बच्चे भी रुल जाएंगे। तो ये जो ऑटोनॉमी है कि मैंने सिजेरियन कराना है, इसके लिए ये पावर भी जरूरी है कि अच्छा फिर मैंने पैदा भी सिर्फ 2 करने। ट्रू। इंग्लैंड में भी आके लोग आपके पास, औरतें ये कहती थी कि नहीं मैं तो जी सी सेक्शन ही कराऊंगी। एक्चुअली दी ऑपोजिट, वहाँ पे बहुत सारी हाई रिस्क खवातीन को हमें मनाना पड़ता था कि खुदा के लिए तुम्हें हॉस्पिटल डिलीवरी की जरूरत है या तुम्हें सिजेरियन की जरूरत है। अभी पिछले दिनों फेसबुक पे बहुत ज्यादा आ रहा था, एक डेथ हुई होम बर्थ की वजह से, क्योंकि खातून को लगा कि उनका पिछला बहुत ट्रॉमेटिक बर्थ एक्सपीरियंस था हॉस्पिटल में, जो कि ब्लीडिंग की वजह से था। जो हम देखना भूल गए वो ये था कि वो ट्रॉमा के बाद शी सर्वाइव्ड। अब का जब वही ट्रॉमा दोबारा घर पे रिपीट हुआ तो विल सेव यू, तो वो सर्वाइव नहीं हो सकी। तो इसलिए वहां पर एक्चुअली ऑपोजिट सवाल है कि दे वांट नेचुरल बर्थ, दे वांट बर्थिंग पूल्स, और कभी कभी आपको कहना पड़ता है कि आई डोंट थिंक कि ये आपके लिए सेफ है। मैं ये पूछने लगी थी, जो पूल डिलीवरीज हो रही हैं ये सब कहते हैं कि जी बड़ी पेनलेस हैं और बड़ी इफेक्टिव है, इज दैट ट्रू? सो वार्म वाटर का एक एनाल्जेसिक इफेक्ट आता है जिसकी वजह से वाटर बर्थ को कहा जाता है। अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कहूँ, और इसमें दिस इज जस्ट अ पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं इसको कोई साइंटिफिक एविडेंस से नहीं बैक कर सकती, वो ये है कि जब पूल डिलीवरी स्मूथ होती है तो बहुत स्मूथ होती है, वेरी ब्यूटिफुल। हाउएवर व्हेन इट गोज रॉन्ग इन द सेंस कि जब तो टिश्यू इतना सोक्ड और वेट होता है कि उस पर सूचर लेना, स्टिच करना डिफिकल्ट हो जाता है। अच्छा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डॉक्टर साहबा हम कह रहे हैं कि आपने वेट लॉस करना है आईवीएफ के लिए, अगर आपने कंसीव करना है तो क्या आईवीएफ की जो आपने कंसेप्शन कर ली है उसमें आपका वेट बढ़ना कितना चाहिए पूरी प्रेगनेंसी के थ्रू?
एक एवरेज पाकिस्तानी औरत का वेट पर मंथ के हिसाब से हम डिवाइड करें तो हम कहते हैं 1 kg पर मंथ इज इनफ वेट गेन। तो जो 40 kgs बढ़ता है वो माय मदर इज अ गायनेकोलॉजिस्ट, माशाल्लाह। सो मेरी वालदा कहती होती हैं कि माँ भी खिलाती है, सास भी खिलाती है और हम खुद भी खाते हैं। True, that is true. तो हमें 2 लोगों के हिस्से का खाने की जरूरत नहीं है प्रेगनेंसी में। खास तौर पर शुरू के 5 महीने तो वो बच्चा इतना छोटा होता है, वो अपने हिस्से की खुराक आपसे ले लेता है। True. सो हेल्दी खाइए, अच्छा खाइए, लेकिन ज्यादा खाने की जरूरत नहीं। अच्छा, क्या कोई ऐसे विटामिन्स हैं जिनको हमें फोकस करने की 9 मंथ्स में जरूरत है, स्पेसिफिकली इन IVF? ओके, सो अगेन एक बार जब आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं, प्रेगनेंसी शुड बी ट्रीटेड जैसे कि एक नॉन IVF प्रेगनेंसी है। ओके, ठीक है। और एक्चुअली अगर हम ऐसा करें तो शायद नॉर्मल बर्थ आफ्टर IVF भी पॉसिबल हो। मेरी कुछ पेशेंट्स ऐसी हैं जिन्होंने IVF से कंसीव किया और उसके बाद उन्होंने नॉर्मल डिलीवरी के लिए कहा, जो मैंने बहुत शौक से आई डिलीवर्ड सम ऑफ देम नॉर्मली। सो बट हमें ये इंश्योर करना बहुत जरूरी होता है कि हम सेफ डिलीवरी ऑफर कर सकें। मल्टीविटामिन्स अगर लें तो कौन से लें? ओके, अगर एक औरत इंग्लैंड में प्रेग्नेंट होती है तो वो एडिशनल विटामिन्स जरूरी नहीं के लिए उसकी डाइट पूरी कर देती है। हम लोग, हमारी एथनिसिटी ऐसी है कि हमें विटामिन डी, कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है। पाकिस्तानी डॉक्टर्स जब साइंटिफिक एविडेंस मौजूद नहीं था तब भी विटामिन डी, कैल्शियम सप्लीमेंट किया करते थे। सो दे वर राइट टू डू दैट, वो ठीक कर रहे थे। हमें सिर्फ साइंटिफिकली उसका एविडेंस मौजूद नहीं था। सिमिलरली एज अ नेशन हम लोग अनीमिक हैं बहुत ज्यादा, आयरन एज अ रिजल्ट ऑफ विच आयरन डेफिशिएंसी की बहुत ज्यादा है। इस मौके पे अलबत्ता मैं एक बात जरूर कहूंगी, डॉक्टर्स से भी और पेशेंट से भी। पेशेंट आके कहता है वो काली ड्रिप लगा दें आयरन के लिए, खास तौर पर फर्स्ट प्रेगनेंसी में जब आपको हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस नहीं पता, हो सकता है कोई थैलेसीमिया का कैरियर होने की वजह से अनीमिक हो, उसकी बॉडी में ऑलरेडी फेरेटिन ज्यादा हो और ये जो एक्स्ट्रा फेरेटिन जाके उसके जिस्म में डिपॉजिट करेगा वो उल्टा नुकसान करेगा। ट्रू। सो मेक श्योर कीजिए कि आप मरीज के पैसे बचाने की कोशिश में आप कोई हार्मफुल डिसीजन मत लें। तो सीरम फेरेटिन जरूर चेक किया करें बिफोर गिविंग आयरन। और या थैलेसीमिया इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क कि आप एटलीस्ट अपने टेस्ट शादी से पहले जरूर कराएं। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और बहुत कुछ मैंने तो सीखा है एंड आई होप आप लोगों ने भी बहुत कुछ सीखा होगा। और एज द मैसेज जो मैं कंक्लूड कर रही हूँ वो यही है कि अपने इर्द गिर्द से इंफॉर्मेशंस लेना और उस पे इम्प्लीमेंट करना छोड़ दें, बजाय इसके एक डॉक्टर पकड़ लें, गायनेकोलॉजिस्ट एक ले लें, उसके पास जाएं, उसी को ही कंसल्ट करें, चाहे शादी से पहले कर रहे हो, बाद में कर रहे हो। और सबसे बड़ी बात यह है, अपनी फैमिली कंप्लीट करने के बाद इन योर 40s, इन योर 50s, योर गायनेकोलॉजिस्ट शुड बी योर बेस्ट फ्रेंड, आपकी बेहतरीन दोस्त होनी चाहिए जो कि आपको बता सके कि आपका लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए, आपने अपने आप को जो प्री या पोस्ट मेनोपॉजल है उसमें कैसे ट्रीट करना है, ये बहुत ज़रूरी है। आई होप आपको पॉडकास्ट जो है वो अच्छा लगा होगा। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और आपके अगर कुछ और सवाल हैं तो हम इनको दोबारा से पकड़ लेंगे, टेंशन ना लें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।